में भी और मिलिट्री ठिकानों पर नए हमलों के बाद इन कीमतों में इजाफा हुआ है। इधर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कर दिया है कि अब इसके बाद जो कल होने वाला हमला था ऑयल और गैस इंफ्रास्ट्रक्चर पर इजराइल की तरफ से कोई भी हमला नहीं किया जाएगा। ये एक तरह की गलती होगी, यानी इससे मिस कोऑर्डिनेशन की और मिस कैलकुलेशन की भी पता चलती है कि शायद जब इजराइल की तरफ से कार्रवाइयां की गई तो कड़ी चेतावनियां दी जा रही थी पहले दिन से, मगर अमेरिका को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया। ईरान जवाबी हमले कर रहा है, थोड़ी देर में उस खबर पर भी चलेंगे, लेकिन बड़ी बात इस समुद्री ताकत को क्या वाकई में इन हमलों से कमजोर किया जा सकता है या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। कुल मिलाकर आप देखेंगे तो अब तक इन हमलों में एक दूसरे को बहुत ज्यादा और भारी नुकसान दोनों तरफ से पहुंचाने के दावे किए जा रहे हैं और ताजा तस्वीरों से इसी तरह की बातें प्रतीत भी हो रही हैं, जहां एक दूसरे के कुछ अनक्लासिफाइड वीडियोज भी जारी किए गए हैं पेंटागन की तरफ से, सेंट्रल कमांड की तरफ से, और दोनों जगहों पर नुकसान काफी ज्यादा हुआ। दूसरी तरफ तेहरान के अंदर अमेरिका के खिलाफ, इजराइल के खिलाफ प्रदर्शन जारी है और ये 6 से 7 तस्वीरें एक जगह की, जब ईरान की तरफ से बैलिस्टिक मिसाइल दागे गए, ईरान की तरफ से जवाबी हमले किए गए, तो जिन जिन एरियाज में, चाहे वो आप सब देखिएगा खामनेई स्क्वायर हो, आजादी स्क्वायर हो, तेहरान स्क्वायर हो, इन सारे स्क्वायर्स पर, इन बड़े चौराहों पर लाखों की संख्या में लोग जमा हैं जो उन तमाम अपने कमांडर्स को दफना रहे हैं जब तक इजरायली एयर स्ट्राइक्स में मारे गए, जिनमें अंतिम कमांडर थे, आप सब जानते हैं कि 48 घंटे पहले एक तो बशीर फोर्स के कमांडर की जान चली गई और साथ साथ अली लारिजानी जो सबसे इम्पैक्टफुल लीडर या बड़े नेताओं में एक उनका नाम था, उनका चेहरा था, उनके मारे जाने के बाद हमने देखा कि लाखों लोग सड़कों पर है, लेकिन हमले किसी तरफ से रुकेंगे ऐसा बिल्कुल भी प्रतीत नहीं हो रहा है। एक तस्वीर जो आपके स्क्रीन पर आप दाएं तरफ देख रहे हैं, जिसमें हिजबुल्लाह की तरफ से भी हमले, यानी जो प्रॉक्सीज ईरान के माने जाते हैं, उन्होंने टारगेट करना शुरू कर दिए हैं, ड्रोन से अटैक किए गए हैं, जबकि दूसरी तरफ खबरें ये हैं कि अब बैलिस्टिक मिसाइल से ये तमाम प्रॉक्सीज इस्तेमाल कर रहे हैं जो अमेरिका के ठिकानों को और यहाँ तक कि लेबनान से इराक तक जिन जिन एरियाज में इजरायली जहां जहां पर अभी तक स्ट्राइक कर रहे थे उन वापस जगहों पर जवाबी हमले कर रहे हैं। दूसरी तरफ जो बाएं तरफ तस्वीर है, ये तस्वीर इजराइल डिफेंस फोर्सेज की तरफ से और अमेरिका की सेंट्रल कमांड यानी पेंटागन की तरफ से जारी की गई है, जिसमें दावा किया गया है कि ताजा हमलों में उन जगहों को निशाना बनाया गया जहां पर आप अभी तक नहीं सोच पा रहे थे कि शायद इतनी तबाही होगी, लेकिन ऑयल और गैस इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाने के बाद इजराइल से अमेरिका नाराज भी नजर आ रहा है, जिसके मुताबिक अब तक के सबसे भीषण हमलों से तेहरान गुजर रहा है। लेकिन इस तरीके से किसी ढांचे को इंफ्रास्ट्रक्चर जिसमें आप देखिएगा कल अगर किसी भी तरीके से कोई सत्ता पलटती है, बदलती है, तो असल में जिन ठिकानों पर, जिन रिसोर्सेज पर अमेरिका की या वेस्टर्न वर्ल्ड की नजर है, उनको तबाह करने से खुद अमेरिका को ही नुकसान है। ये तो एक खबर आपके सामने, लेकिन इसके बाद दूसरे तरफ हम लोग की जब बात हो रही है तो दूसरी खबर पर भी आपको लिए चलेंगे। और याद रखिएगा अब तक के कल हेक्समैन की तरफ से जो सेक्रेटरी ऑफ वॉर है, उन्होंने कहा कि इस युद्ध को हम अपनी मर्जी से समाप्त करेंगे। अब तक के सबसे बड़े भीषण, तारीखी, ऐतिहासिक और खतरनाक हमलों में से एक ईरान के ऊपर किया जाएगा। रात देर गए वो हमले हुए, जवाबी कार्रवाइयां की गई हैं, उस पर भी चलेंगे, लेकिन खबर यह है कि जब जवाबी हमले किए गए इन एयर स्ट्राइक के बाद तो जबरदस्त नुकसान इन हमलों में पहुंचा है। एक और ब्रेकिंग आपके सामने, महायुद्ध पर चर्चा इसलिए जरूरी क्योंकि हर गुजरते लम्हे के साथ दोनों तरफ से हमले तेज हो रहे हैं। इजराइल में तबाही ईरान के जवाबी हमलों से मची है, इतने भयानक हमले, इतना नुकसान पहुंचा है कि इसका अनुमान अभी तक लगा पाना मुश्किल है और कई एक जगहों पर लोग अब उन बंकरों में भी खुद को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं जहां पर अब तक पिछले वो 3 हफ्तों से ईरान की मिसाइलों से बचने की कोशिश कर रहे थे। इसराइल तनाव इतना चरम पर पहुंच गया है कि बड़े पैमाने पर ईरान के जवाबी हमलों से जहां शुरुआती रिपोर्ट के मुताबिक नुकसान पहुंचा है, जिसका अनुमान खुद इजरायलियों को अभी तक नहीं हो पा रहा, लेकिन कुल मिलाकर आप देखेंगे परिस्थितियां बेहद खराब नजर आ रही हैं। हमले वाली पहली तस्वीर आपको दिखाएंगे और जो कंफर्म हो रहा है कि इजराइल पर ईरान की तरफ से अब तक सबसे बड़े हमलों में से एक है। रक्षा ठिकानों को निशाना बनाया गया है, जब उसके ऑयल और नेचुरल गैस के ठिकानों को टारगेट किया गया तो उसके बाद भी हमले किए गए। मिसाइल अटैक से तेल अवीव झेला है, सैन्य नुकसान की भी खबरें हैं। मध्य पूर्व में बड़ा युद्ध खतरा जो पहले दिन से हम कह रहे हैं कि बढ़ रहा था, वो परिस्थितियां और खराब हो रही, और ये जवाबी हमलों की तस्वीर है तेल अवीव और आसपास जहां लोगों में अफरा तफरी का आलम देखा गया है। ईरान की जवाबी कार्रवाइयों में इजराइल की कई जगहों पर भीषण धमाके हुए हैं। दुनिया के सबसे बड़े गैस हब पर भी ईरान ने डबल वार किया है, जहां आग लगी है और
तस्वीरें खतरनाक सामने आई हैं। डिफेंस सिस्टम पूरी तरीके से, जिसमें आयरन डोम भी शामिल है, वो नाकाम होता हुआ अभी तक दिखाई दिया है। और ये तस्वीरें दूसरी तरफ उस जगह की भी है जहां एयर स्ट्राइक अमेरिका और इजराइल की तरफ से साझा या ज्वाइंट मिलिट्री ऑपरेशन के दौरान की जा रही है। तो आपातकाल जैसी स्थिति है, लेकिन इसके बावजूद भी दाएं बाएं जब गोले और बारूद पड़ रहे हों तो उसका कोई फर्क तो नुकसान नहीं पड़ रहा है। प्रदर्शनकारी भी आपको सड़कों पर नजर आ रहे होंगे। ईरान की तरफ से ट्विन टैप हमला किया गया है। वैश्विक गैस सप्लाई पर इसका असर देखने को मिलेगा। इजराइल के अंदर रिफाइनरी को नुकसान पहुंचा है। दूसरी तरफ विश्व के सबसे बड़े एलएनजी हब पर ईरान की मिसाइलें गिरी हैं। ऊर्जा संकट और गहराता हुआ दिखाई दे रहा और दुनिया के गैस हब पर दोहरी तबाही का ये मंजर, ये तस्वीरें बताती हैं कि ग्लोबल एनर्जी वॉर और तेज हो गई है। और ईरान ने गैस हब को तब निशाना बनाया जब उसके ऑयल और गैस इंफ्रास्ट्रक्चर को पिछले 48 घंटों में बहुत नुकसान पहुंचाया गया है। पूरी दुनिया के अंदर हमला तो वैसे आपको एक जगह नजर आएगा, लेकिन पूरी दुनिया के अंदर वैश्विक स्तर पर इसका असर आपको देखने को मिलेगा। आहिस्ता आहिस्ता आप तबाही और बर्बादी के मंजर और देखेंगे जैसे जैसे इस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट दोनों तरफ से किया जाए। कुछ ग्राफिक्स आपके सामने रखें कि अब तक क्या क्या हुआ और उसके बाद थोड़ी देर में आपको बताएंगे कि ईरान को मिलिट्री लीडरशिप का क्या नुकसान हुआ है। लेकिन जंग में कुल मिलाकर अभी तक जो मौतें हुई हैं वो 2455 आधिकारिक रूप से बताई जा रही है। ईरान में 1444 लोगों की मौत हुई है। लेबनान के अंदर 912 लोगों की मौत हुई है, जहां हिजबुल्लाह और इजराइल आमने सामने है। इराक के अंदर 58 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। इजराइल में 17 लोगों की जान गई है, जो आधिकारिक रिपोर्ट है, लेकिन ये नंबर कहीं ज्यादा हो सकते हैं। जबकि स्थानीय मीडिया जो रिपोर्ट कर रहा है वो 450 के आसपास भी बता रहा है। अमेरिका के 15 लोगों की अभी तक जान गई है, जिसमें तमाम के तमाम सैनिक हैं। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के 8 लोग मारे गए हैं। यूएई के अंदर जो जवाबी हमले हुए हैं और मिडिल ईस्ट में जो जवाबी कार्रवाइयां की गई ईरान की तरफ से 28 फरवरी के बाद तो कुवैत से 6 और ओमान के अंदर 3 लोगों की अभी तक मौत हुई है। कुल मिलाकर 2455 नियर अबाउट 2500 लोगों की मौत हुई है। ये मोटे तौर पर आंकड़े हैं, कुछ नंबर इससे बहुत ज्यादा ऊपर भी हैं, क्योंकि ईरान में इंफ्रास्ट्रक्चर का ज्यादा और इजराइल में भी इंफ्रास्ट्रक्चर और जानी नुकसान बहुत ज्यादा हुआ है। रिपोर्ट भी आ रही है। फिर अपने मेहमान के पास चलेंगे, विदेश मामलों के जानकार और मिडिल ईस्ट पर लगातार और गहरी नजर रखने वाले इकबाल ममदानी जी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। सर बहुत बहुत स्वागत, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। आज हम 21वें दिन चर्चा कर रहे हैं और अब तो महायुद्ध जैसा लफ्ज इस्तेमाल करते हुए ऐसा लग रहा है कि शायद परिस्थितियां जिस तेजी के साथ बदल रही हैं ये शब्द भी कम पड़ रहा है। क्या असेसमेंट है सर अब आपका? ये जो पिछले 24-48 घंटों में स्टेटमेंट्स आए हैं कि बहुत जल्द हालात सामान्य हो जाएंगे। रात देर गए प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी एक जवाब दिया गया ट्रंप की तरफ से कि स्थिति बहुत जल्द ठीक हो जाएगी, लेकिन एक इशारा देना कि हमारी मर्जी से। ये जो मर्जी वाला शब्द है, क्या ये परिस्थितियों को और खतरनाक बना रहा है, क्योंकि यही मर्जी दूसरी साइड से तेहरान भी चला रहा है? शुक्रिया आसिफ साहब। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जो ट्रंप कहते हैं हमारी मर्जी, मुद्दा तो यह है कि ट्रंप की मर्जी ही नहीं चल रही है जी। आप देखिए कि ट्रंप लगातार कोशिश कर रहे हैं कि इस जंग में वो आ चुके हैं। हालांकि उनसे मुझे ऐसा लगता है कि एक बड़ी गलती अमेरिका के प्रेसिडेंट की मान सकते हैं इन सारी चीजों का। वो निकलना चाहते हैं, लेकिन एग्जिट प्लान है ही नहीं। अगर वो किस तरीके से एग्जिट प्लान बनाते भी है तो वो इजराइल जो है वो उसको ध्वस्त कर देता है। उसकी वजह है कि पिछले 40 साल से इजराइल ये चाहता था कि ईरान के साथ उसकी जो जंग हो उसके अंदर अमेरिका अहम भूमिका निभाए। बिल्कुल। अब हर प्रेसिडेंट ने उन सारी चीजों को मना कर दिया था, लेकिन हमने देखा कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो इस तरीके से आ गए जंग में। अब वो आने की क्या मजबूरी है उस पर भी काफी सवाल खड़े हो रहे हैं। जो अमेरिका से लेकर के यहाँ तक एक्सपर्ट है, थिंक टैंक है, उनका बोलना है कि कुछ ऐसे शायद एविडेंस है जिसको लेकर के मजबूरी के तहत निकल जाना पड़ा है। तो इन सभी चीजों को लेकर के अलग अलग सवाल उठता है। लेकिन अब मुद्दा यह है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो अपनी मर्जी से बाहर नहीं निकल रहे हैं, क्योंकि पिछली बार जिस तरीके से उन्होंने प्लान किया था और अचानक इजराइल ने अली लारजानी को जिस तरीके से हमला किया, जिसके अंदर उसके अहम 3 लोगों की मौत हो गई, जिसके अंदर एक पैरामिलिट्री फोर्सेस के चीफ भी थे। तो ये साफ दर्शा रहा है कि ये पूरे जंग के अंदर किसी भी तरीके से
डोनाल्ड ट्रंप की मर्जी नहीं चल रही। दूसरा हमने देखा कि जिस तरीके से गैस फील्ड पर हमला किया, जिसको लेकर के डोनाल्ड ट्रंप को कहना पड़ा कि नहीं वो इजराइल की गलती है, आइंदा वो चीजें नहीं होगी। अब ईरान को चाहिए कि वो कोई हमला न करे, अगर करेगा तो वो उसका मुंह तो जवाब देगा, वो ये कर लेंगे वो कर लेंगे। उसके बावजूद भी ईरान ने लगातार हमला कर दिया और मिडिल ईस्ट के अलग अलग क्षेत्रों के अंदर तकरीबन 6 ऐसी जगह है जहां उसने हमले किया, जिसके अंदर यूएई, सऊदी अरब और कतर शामिल है। देखते हैं तो आप ये सारी चीज को मान के चलिए कि ईरान किसी तरीके से काबू नहीं आ रहा है। वो एक बहुत बड़ी चिंता जो है वो अमेरिका को लगातार परेशान कर रही है। अमेरिका चाहता था कि किसी तरीके से वो उसकी बात सुनी जाए, एक सेफ एग्जिट दिया जाए, लेकिन ईरान उन सारी चीजों को मानने के लिए तैयार नहीं। उसकी एक बड़ी वजह ये भी है आसिफ के जिस तरीके से 28 मार्च के दिन अचानक इजराइल और अमेरिका की तरफ से जो हमला हुआ था और जिसके अंदर सुप्रीम लीडर के सहित जो और टॉप की लीडरशिप थी जिसको मार गिराया गया था, जिसके ऊपर उस हमले में उनकी एक तरीके से मौतें हुई थी और यूं ऐसा समझ लीजिए कि उनकी हत्या की गई थी। उसके बाद जो लीडरशिप थी वो उसकी कमी हो गई, उससे बात किससे किया जाए दुनिया को, उसके पास आइडिया नहीं था। अली रजानी जैसे जो सीनियर लीडर थे उसे भी अचानक मार गिराया। तो यानी कि जो सेकंड टीम की लीडरशिप है वो इन सारी चीजों को समझती नहीं है। वो एक ही चीज को समझती है कि उनके ऊपर हमला हुआ है, उसे उस हमले का जवाब देना है और वो लगातार इस हमले का जवाब देती जा रही है। ममदानी साहब, एक चीज और भी समझने वाली है, जरा आपका इस पर भी मैं कमेंट लूंगा। रात को क्योंकि कल एक अटैक हुआ जिसमें ऑयल और गैस इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट किया गया, जबकि अमेरिकी राष्ट्रपति से जब ये सवाल पूछा गया उन्होंने कहा उनसे इसकी कोई बात नहीं हुई, ना वो इस फेवर में है। क्या ये जो स्टेटमेंट्स आ रहे हैं और ये जो डिफरेंट ओपिनियन आ रहा है, जबकि पीटर हेगसेथ से पूछा गया वो कह रहे हैं हम बहुत बड़ी तबाही मचाएंगे। व्हाइट हाउस के अंदर 2 से 3 लोग जो बैठे हैं, तीनों का अलग अलग ओपिनियन। इजराइल बुरी तरीके से वो आप वाली बात की उनको फंसा रहा है। ये जो ओपिनियन डिफरेंट आ रहा है जिसमें एक बिल्कुल साफ नजर आ रहा है कि दरार है, क्या यहाँ पर ये बटी हुई राय है? वही जो पहले दिन से हम डिस्कस कर रहे हैं कि बहुत सारे लोग चाहते थे वॉर ना हो और बहुत सारे लोगों को बाद में जाकर एहसास हुआ, जिनमें एक जो कैंट भी थे जो इस्तीफा दे गए, कि हम वॉर में आए नहीं, हमें घसीटा गया। देखिए आपका बहुत बढ़िया सवाल रहा है कि क्या इस बारे में कोई जानकारी डोनाल्ड ट्रंप को थी या नहीं थी। डोनाल्ड ट्रंप तो हालांकि इस पूरी चीज का डिनाई कर रहे हैं, लेकिन खुद अमेरिका के जो टॉप के अखबार है वो मान रहे हैं कि इसकी जानकारी डोनाल्ड ट्रंप को थी और इजराइल की हिम्मत ही नहीं है बगैर ऐसी जानकारी के कुछ कर सके। मैंने शुरुआत में ही कहा कि ट्रंप की इतनी हिम्मत ही नहीं है कि इजराइल को वो मना कर सके, क्योंकि इजरायली लॉबी जो है वो अमेरिका में बहुत बड़े लेवल पर मजबूत लॉबी मानी जाती है। और आपने जिस तरीके से कहा व्हाइट हाउस की बात, तो पहले से ही समझ में आ रहा है कि व्हाइट हाउस के अंदर जेडी वॉन्स हो चाहे जो कैंट हो, ऐसे जितने भी लोग हैं वो इस चीज के बिल्कुल खिलाफ है कि जंग होनी चाहिए, जिसको लेकर के जॉन कैंट ने जो इस्तीफा दिया है उसने साफ सारी चीजें उसने साफ कर दी है कि क्या क्या मजबूरियां हैं और क्या चीजें हैं जिसको लेकर के वो इस्तीफा दे रहे हैं। वो साफ ये भी मान रहे हैं कि अमेरिका ने जो हमला किया न्यूक्लियर थ्रेट वगैरह बता सकते, ऐसा कुछ भी नहीं है। दूसरा, ईरान जो है वो कोई हमला इन पर नहीं करने वाला था। दूसरा, तुलसी गबार्ड ने भी इस तरीके के सवाल खड़े किए हैं। आप देखिए जो उसका बयान आया उसने ये कहा है कि इस पूरे मामले के अंदर ईरान को गलती नहीं की, हालांकि रशिया, चाइना, नॉर्थ कोरिया, पाकिस्तान जैसे मुल्कों का नाम लेकर के उसने कहा है कि ये ऐसे मुल्क है जो न्यूक्लियर पावर भी है और इनके पास इतना पावर है कि आने वाले दिनों के अंदर ये ऐसी मिसाइल और ऐसी चीजें बना सकते हैं जो अमेरिका को हिट करेगा। और दूसरी अगर हम बात करें पूरे जो हमले की, तो आप देखिए ये हमला जो है शुरुआत में जोर से उसने कर लिया, लेकिन जिस तरीके से ईरान ने उसका जवाब देना शुरू किया उससे जो क्राइसिस दुनिया में बढ़ते जा रहे हैं, तो अमेरिका अब ये समझ रहा है कि दुनिया में जो क्राइसिस होगा और उसके अंदर बदनामी सिर्फ अमेरिका की होगी और इसको इतना आसान नहीं होगा। क्योंकि जिस तरीके से शेयर मार्केट की बात करें हम या ऑयल मार्केट की बात करें, देखिए जंग जब शुरू हुआ था तब से लेकर अभी तक तकरीबन जो रेट है वो डबल हो चुके हैं। पूरी दुनिया के अगर शेयर मार्केट की बात करें तो तकरीबन 30 से 35 लाख करोड़ लोगों को डूब चुके हैं और सबसे ज्यादा असर जो है वो भारत को हुआ है। भारत के अंदर पिछले 20-21 दिन के अंदर जानकार है उनका कहना है कि 18 से 20 लाख करोड़ जो है वो
शेयर मार्केट में डूब चुका है। तकरीबन 8 अरब करोड़ के जो फॉरेन इन्वेस्टर्स थे उन्होंने अपना पैसा निकालना शुरू कर दिया। तो बिल्कुल, ये आज इस बात का एहसास हो गया सर। इस बात को यहीं से कंटिन्यू करेंगे, मैं एक और खबर के बाद आपके पास वापस लौटूंगा, क्योंकि ये ईरान और इजराइल की डायरेक्ट फाइट की बात हो रही है, लेकिन जो प्रॉक्सीज हैं वो ऐसे मोड में एक्टिवेट ना हो और इन हालात का फायदा ना उठाएं, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। हूतीज, हिजबुल्लाह, शिया मिलिशिया जो इराक के अंदर है, तमाम लोग अलग अलग जगहों से जहां जिसको मौका मिल रहा है वो निशाना बना रहा है अमेरिका के और इजराइल के ठिकानों को। हिजबुल्लाह की तरफ से अब तक का सबसे बड़ा मिसाइल हमला किया गया है। इजरायली सेना के कई बख्तरबंद वाहन या टैंक्स में वो तबाह किए गए हैं। तस्वीरें हिजबुल्लाह की तरफ से, हिजबुल्लाह ब्रिगेड की तरफ से जारी कर दी गई है। और ये दक्षिणी लेबनान का हिस्सा है जहां झड़प और तेज हुई है। हिजबुल्लाह की तरफ से इजराइल को अब तक के ये सबसे बड़े हमलों में या जवाबी कार्रवाइयों में एक है। हाइफा रिफाइनरी की भी एक तस्वीर आपके सामने, जहां पर ईरानी क्लस्टर इम्यूशन हमला गिरा, ये जो बॉम्ब गिरा है, भारी नुकसान यहां हुआ है। तेल अवीव में मिसाइलें गिरी हैं, बोछार या इस तरह से बारिश सी हुई है। एयर डिफेंस सिस्टम पूरी तरीके से नाकाम दिखाई दिया है, जो खुद इजरायली अब वीडियोस बनाकर, जहां सेंसरशिप भी है लेकिन इसके बावजूद भी सोशल मीडिया पर शेयर कर रहे हैं। इजराइल की रक्षा व्यवस्था क्या वाकई में नाकाम हुई है, ये बड़ा प्रश्न भी है। और कई मिसाइलें जब एक साथ आती हैं तो उनको रोकने की क्षमता नजर नहीं आई। कम से कम ये इस सेकेंड जब तक 60 से 61 और 62 वेव मिसाइलों की दागी गई तेहरान से, इसमें साफ हुआ। मिडिल ईस्ट में युद्ध जैसे हालात नहीं है, बल्कि युद्ध बहुत आगे बढ़ चुका है और कई मोर्चों पर अब हमले तेज हो गए हैं। हिजबुल्लाह इसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व हुआ है ईरान के साथ खड़े होकर, और हिजबुल्लाह ईरान की तरफ से एक तरह का दबाव भी है। इजराइल पर खतरा दोनों तरफ से बढ़ा है। लगातार हमलों से इजराइल के कई बड़े शहर जिनमें सैन्य ठिकाने हैं, औद्योगिक ठिकाने हैं, इनको भी निशाना बनाया गया है। ये भी दहले हैं। ये मिसाइलों की तस्वीरें दोनों साइड से, और जहां 4 से 5 IDF के टैंक्स को निशाना बनाया गया है साउथ लेबनान के अंदर, वो तस्वीर भी आपके सामने। मैं वापस चलूंगा ममदानी साहब के पास। इकबाल साहब, ये तस्वीरें तो आती रहेंगी जब तक ऐसे हालात रहेंगे, लेकिन अब जरा बातचीत की तरफ भी चलते हैं, जहां कोशिशें बहुत हुई लेकिन अभी तक मुश्तबा खामनेई की तरफ से ओमान, कतर और इजिप्ट की तरफ से जो प्रयास हुए उनको टोटली उन्होंने खारिज कर दिया है कि वो बातचीत के लिए तैयार नहीं है। ये जो बार बार हम कह रहे हैं कि टॉप लीडरशिप जब अमेरिका ने खत्म कर दी है, ये क्या उसके लिए एक मुसीबत भी है, जिसमें कल एक बड़ा नुकसान बहुत सारे स्ट्रेटेजिस्ट को नजर आता है कि अली लारिजानी वाहिद ऐसे शख्स थे जिन्होंने 20 साल तक ईरान और यूरोप को जोड़कर रखा, इतनी कड़वाहट के बावजूद भी। उस व्यक्ति का मारे जाने का मतलब ये है कि बातचीत के तमाम दरवाजे बंद हो गए और ये जो हार्डकोर लाइनर है सेकंड लीडरशिप, ये कुछ भी कदम किसी भी बड़ी ताकत के खिलाफ कभी भी उठा सकती है। देखिए, इसमें आपके साथ कोई दो राय नहीं है। जिस तरीके से ईरान पिछले कई दिनों से लारिजानी की मौत के बाद लगातार अटैक कर रहा है और अलग अलग मिसाइल से कर रहा है। हम कल की बात करें तो कल रात ईरान ने यह दावा किया है कि इजराइल की जो प्रमुख रिफाइनरी है, ऑयल रिफाइनरी और गैस रिफाइनरी, उस पर उसने हमला किया है। तकरीबन 60 से 70% जो ऑयल और गैस जो है इजराइल के लिए वहां से पूरा हो पाता। और सिर्फ इजराइल का ऐसा नहीं है कि सिर्फ गैस या ऑयल पर। देखिए, जंगें जब होती है तो उसके अंदर सबसे अहम होता है कि जो शूट हो या हथियार बंद गाड़ियां चले या जो भी चीजें चलती हो, वो सारी ऑयल या गैसेस चलती है। तो उसको जो अटैक करना, वो अपने आप में ये दर्शाता है कि ईरान अभी भी पावर के अंदर है, लगातार वो चुनौती देने के काबिल है। दूसरा सबसे बड़ी चीज है कि चाइना हो या रशिया हो, ये बैक से एक तरीके से सपोर्ट कर रहा है। ऐसे एक तरीके से देखिए तो खुल करके भी सपोर्ट कर रहा है। चाइना ने तो ये भी कहा कि ईरान जो लड़ रहा है वो उसकी अपनी संप्रभुता के लिए लड़ रहा है, और अमेरिका यहाँ जिस तरीके से मिडल ईस्ट में बैठ के ये दादागिरी कर रहा है, उस दादागिरी से उसे खत्म होना चाहिए। हालांकि ईरान ने साफ कर दिया है, मुस्तफा खामनेई ने अब तक खुल करके तो मीडिया से बात नहीं की, लेकिन हाँ जो संदेश उनकी तरफ से आ रहे हैं वो ये है कि वो इस समझौते को कतई मानने को तैयार नहीं है, और अगर समझौता है भी तो उसका कहना है कि ईरान की अपनी शर्तों पर। वो शर्त क्या है? जो सैंक्शंस ईरान पे लगे हैं वो हटने चाहिए। जो अब तक का नुकसान उसका हुआ है वो नुकसान की भरपाई करनी चाहिए। और तीसरी बड़ी चीज कि आने वाले दिनों के अंदर अमेरिका की तरफ से कोई भी हमला ईरान की तरफ से नहीं होगा। देखिए, ये नहीं होगा और इसका मतलब क्या, ऐसा नहीं कि हवा में बात कर दी और चले गए। इसका मतलब है कि अमेरिकी सेनेट से, अमेरिकी संसद के अंदर
वो एक लिखित रूप से सारी चीजें देनी होगी कि आइंदा किसी भी चीजों को लेकर के वो हमला नहीं करेगी। और देखिए, ईरान को लेकर के लगातार अमेरिका हो या इजराइल हो, उसका कहना है कि जो प्रॉक्सीज वो इस्तेमाल करता है उसको वो सपोर्ट करता है, इसीलिए जो है वो उसकी निगाहों में चढ़ा हुआ है। अच्छा, जब जो नियत थी शुरुआत में, जब वो सारे ऑब्जेक्टिव्स वो हासिल नहीं कर सके, जो कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में पीटर हेगसेथ ने, जो सेक्रेटरी ऑफ वॉर है, उनने कहा कि हमारे जो मेन ऑब्जेक्टिव्स थे उन तक अभी हम पहुंचे नहीं। ये क्या ये नाकामी का भी सबूत है और अमेरिका की सुप्रीमेसी पर भी, जिसको वो सबसे ऊपर रखता था, खुद को सबसे ऊपर मानता था, वो एक तरह से बहुत नीचे आ गई? वो तो 100% देखिए, शुरुआत की अगर हम साइकिल देखे पूरी, तो जो सीक्वेंस के अंदर शुरुआत में ऐसा माना जा रहा था कि इनको लगता था कि ये 3 या 4 दिनों के अंदर जंग जो है वो खत्म हो जाएगी जी। अब शुरुआत में डोनाल्ड ट्रंप का जो कॉन्फिडेंस लेवल था, देखिए उसको मुझे ऐसा लगता है कि ये बताया गया था इजराइल की तरफ से कि अगर जिस तरीके से हम लगातार हमला करेंगे, उस हमले के बाद अगर सीनियर लीडरशिप मारी जाती है तो जनता खुद ब खुद सड़कों पे आ जाएगी, जनता बहुत त्रस्त है और उसके बाद तुरंत जो है वो रिजीम चेंज हो जाएगा। उसकी वजह थी कि जनवरी में जिस तरीके से कुछ लोगों को एक तरीके से निकाला गया था, तो शायद डोनाल्ड ट्रंप को समझ में आया और उन्होंने जोश के अंदर वो हमला कर दिया। और हमला जो किया था उसके अंदर भी कई सवाल खड़े होते हैं। जो इंटरनेशनली बात हो रही है कि जो बच्चों को मारा गया, उसके अंदर जो प्रथा बाल वाली है, वो इजराइल बच्चों की बलि को मानता है, उसको लेकर के हमला कराया गया था। उसको मिसगाइड किया गया था अमेरिका को कि ये मिसाइल सेंटर से आप हमला कर देंगे, लेकिन इजराइल जानता था वो स्कूल है। इस तरह की चर्चाएं दुनिया में हो रही है। ये हमले के बाद जो है अमेरिका पूरी तरीके से फंस गया और जिस तरीके से हंगामा हुआ, दुनिया के अंदर खुशबू हुई उसकी, और उसके बाद ईरान ने जिस तरीके से तुरंत जो है जवाब देना शुरू किया। 2025 के अंदर काफी घंटे वो इंतजार कर रहा था, लेकिन 2026 के अंदर तकरीबन 1 घंटे के अंदर उसने रिफ्लेक्ट किया और लगातार ये जवाब देना शुरू किया। तो आपने देखा कि कुछ दिन के अंदर ये 3 से 4 हफ्तों की जंग की बात करने लगे। आज 21 दिन पूरे हो गए, यानी कि 3 हफ्ते पूरे हो चुके हैं, लेकिन अभी तक अमेरिका हो या इजराइल हो, उसे ये समझ में ही नहीं आ रहा है कि ये जंग उसने क्यों शुरू की। अगर शुरू की है तो शुरू करने का मकसद क्या था, अगर मकसद क्या है तो एग्जिट प्लान क्या है कि हम कितना लड़ेंगे, कब हम बाहर निकलेंगे, बाहर निकलने का रास्ता क्या होना चाहिए। वो एक हफ्तों के अंदर कोई मामला नहीं आ रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अभी कल ही जो अमेरिकन संसद के अंदर 200 अरब की जो डॉलर की जो मांग की गई है इस लड़ाई को लेकर के, आज तक के इतिहास में इतना बड़ा पैसा कभी नहीं मांगा गया है। मैं ये भी मानता हूँ कि ये पॉसिबल है कि संसद के अंदर दोनों ही पार्टी, जूस लॉबी जो है बहुत पावर के अंदर है, वो ये पैसे रिलीज करने की बात भी करते। लेकिन अमेरिका के लिए चुनौती ये है कि हर बार जब वो इस तरह की लड़ाई लड़ता था तो वो अरब मुल्कों पे या किसी न किसी मुल्क पर ये डिमांड करता था कि हम आपके लिए आए हैं, आपको इसका बदला ऑयल से, गैस से या आपकी जमीन से देना पड़ेगा। लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। पहले से ही अमेरिका काफी कर्जदार है, वहां के लोग काफी परेशान है और लगातार इस तरह के हमले और लगातार डेली इस बार लेने के देने पड़ गए। जो मुद्दा सबसे बड़ा सामने आया है वो ये है कि कल जिस तरीके से वहीं के लोगों ने जिस तरीके से कहा कि कुछ सस्पिशियस ड्रोन्स देखे गए हैं जो उनके लिए बहुत बड़ा खतरा है, तो ये और दर्शाता है कि अमेरिका अपने आप में या तो बहुत कमजोर हो चुका है या तो वो खुद अपने आप को ये बताने का प्रयास कर रहा है कि उसके ऊपर हमला हो सकता है। तो हर सूरत के अंदर अमेरिका की हालत बहुत ज्यादा खराब है। दूसरा, मिडिल ईस्ट की अगर हम बात करें तो जहां वो दादा बनकर के आज तक इतने साल रहा है और जो पैसे लिया करता था, अब वो मिडिल ईस्ट भी समझ चुका है कि जो अमेरिका अपनी हिफाजत नहीं कर सकता है वो हमारी हिफाजत क्या करेगा। तो हो सकता है आने वाले दिनों में मिडिल ईस्ट से भी जो है वो सारी ये एक नकारात्मक संदेश भी गया है मिडिल ईस्ट में। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए, इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए। इकबाल ममदानी साहब हमारे साथ थे। मिडिल ईस्ट पर चर्चा हो रही है, तो जब रक्षा या सुरक्षा की बात हो रही है, सिक्योरिटी की, तो इस युद्ध के बीच अब तक एक और बहुत बड़ी खबर और अमेरिका और इजराइल के लिए बुरी खबर। जिस विमान पर उनको बहुत नाज था, बहुत घमंड था, वो विमान भी गिर चुका है। और रिपोर्ट के अनुसार ईरान के मिसाइल हमले में अमेरिका का लड़ाकू विमान F-35, पहली रिपोर्ट है कि इमरजेंसी लैंडिंग हुई, लेकिन बाद में एक्सपर्ट के बता रहे हैं कि जब मिसाइल इससे टकराए तो इतनी क्षमता नहीं कि इमरजेंसी लैंडिंग कर सके, ये गिराया गया है। बताया जा रहा है कि ईरान ने हमला किया, उससे नुकसान पहुंचाया,
इसके बाद आनंद फानन से इमरजेंसी लैंडिंग की खबरें आई, जबकि CNN और अमेरिका की मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक हमले के बाद जेट को मिडिल ईस्ट के एक अमेरिकी एयरबेस पर इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी। ये बात पेंटागन की तरफ से भी मानी गई। ईरान ने F-35 को निशाना बनाने का एक वीडियो भी जारी कर दिया है, जिसमें उड़ते विमान को हिट किया जाता नजर आ रहा है। और अमेरिकी सेंट्रल कमांड के प्रवक्ता कैप्टन टिम हॉकिंस के मुताबिक ये स्टेल्थ फाइटर, ये जो फाइटर जेट था जो ईरान के ऊपर एक कॉम्बैट मिशन पर था, तभी उस पर हमला हुआ। हालांकि विमान सुरक्षित उतार दिया गया और पायलट पूरी तरीके से सुरक्षित है। और याद रखिएगा, इस तरह की बातें तब भी कही गई थी जब कहा गया था कि फ्रेंडली फाइट के दौरान कुवैत और जो ईरान का सीमा वाला इलाका है वहां पर 3 से 4 विमान गिरे थे। और याद रखिएगा, बाद में ये माना गया कि वो विमान फ्रेंडली फाइट का हिस्सा नहीं थे, वो ईरान की तरफ से आने वाले ड्रोन से टारगेट हुए थे। यहाँ पर भी बचने की कोशिश की गई, लेकिन इस घटना की जांच भी की जा रही है। ये भी जानकारी है कि F-35 दुनिया के सबसे एडवांस लड़ाकू विमानों में से एक है गिना जाता, और इसकी कीमत $100 मिलियन से ज्यादा होती है। यूएस सेंट्रल कमांड के अनुसार ईरान के ऊपर एक कॉम्बैट मिशन पूरा करने के बाद यूएस फाइटर जेट F-35, जो लाइटनिंग जिसको कहा जाता है, जो बिजली की रफ्तार से चलता है, मिडिल ईस्ट में एक अमेरिकी बेस पर इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी। और कैप्टन टिम हॉकिंस ने मीडिया को यह भी बताया कि विमान सुरक्षित लौट आया। और अधिकारियों ने यह भी पता लगाने के लिए जांच शुरू कर दी है कि क्या गड़बड़ी असल में हुई है। हॉकिंस ये भी कह रहे हैं कि विमान सुरक्षित उतर गया और पायलट की हालत फिर बताई जा रही है उनके मुताबिक। इसके अलावा इस घटना की जांच चल रही है। अगर पुष्टि की जाती है तो यह फरवरी में संघर्ष शुरू होने के बाद ईरान द्वारा किसी अमेरिकी विमान को हमला करने वाला पहला मामला होगा। और F-35 जो एक तरह से घमंड था अमेरिका का, उसको गिराया गया। लेकिन अब जरा सीधा चलते हैं टॉप लीडरशिप की तरफ। अब एक एक करके चेहरे दिखाइएगा। सबसे पहले आयतुल्लाह अली खमेनी, उनकी तस्वीर दिखाइएगा। अभी 28 तारीख के बाद जो हमले हुए या 28 तारीख को अटैक किया गया, उसमें जो नुकसान अभी तक सिविल लीडरशिप का, पैरामिलिट्री फोर्सेस का या फिर फौज का हुआ है, उसमें एक एक करके सबसे पहली तस्वीर आयतुल्लाह अली खमेनी की दिखाइएगा। क्योंकि 28 तारीख से हम शुरू करेंगे तो बहुत सारे लोगों के मालूम होना चाहिए कि जो नुकसान हुआ है उसमें ईरान की बड़ी लीडरशिप को जरूर खत्म किया गया है, लेकिन ईरान के मुताबिक उसके हौसले पस्त नहीं है। लोग अभी भी सड़कों पर हैं, सरकार के समर्थन में। आयतुल्लाह अली खमेनी सुप्रीम लीडर थे। 28 तारीख को हमला हुआ और अपने IDF के बयान के मुताबिक 40 से ज्यादा कमांडर्स के साथ शहीद हुए। एक बात। दूसरा, अजीज नासिरजादे जो डिफेंस मिनिस्टर है, रक्षा मंत्री, ये दूसरा बड़ा चेहरा जो एलिमिनेट हो चुके हैं, जो मारे जा चुके हैं अभी तक होने वाले हमलों में। तीसरी तस्वीर दिखाइएगा। जो बड़े चेहरे गए, इस्माइल खतीब फर्सी, ये इंटेलिजेंस मिनिस्टर थे, खुफिया विभाग, ये मंत्रालय ये संभालते थे और 2 दिन पहले ये एक रैली में थे, या मौत से कुछ घंटे पहले भी आप कह सकते हैं रैली में चल रहे थे, इनकी मौत हो गई। गुलाम रजा सुलेमानी, बसीज फोर्स की जो पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं, जो IRGC के नीचे काम करने वाली एक फोर्स है, उसके कमांडर थे, ये भी 2 दिन पहले होने वाले एक हमले में मारे गए। हसन जबल अमलिया, ये हेड ऑफ एडवांस वेपन प्रोग्राम है, जितने भी आप मिसाइल या एडवांस हथियारों का इस्तेमाल करते हुए ईरान को देख रहे हैं, उस प्रोग्राम को लीड करने वाले हसन जबल थे, लेकिन अब इस दुनिया में नहीं है, इजराइल की एयर स्ट्राइक में मारे गए। मोहम्मद पासपोर, ये कमांडर इन चीफ है, इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड से IRGC के रहे, लेकिन अब नहीं है। अब नई जिम्मेदारी जो वो भी कल एक और बड़े चेहरे को दे दी गई है। उनको मिशन दिया गया है कि मिडिल ईस्ट में US के बेसिस को समाप्त किया जाए। मोहम्मद शिराजी, हेड ऑफ मिलिट्री ब्यूरो, ये टॉप लीडर थे जो अभी तक मारे गए। मोहम्मद शिराजी भी उस सूची में है। 30 से 40 छोटे बड़े कमांडर्स मिलाकर सुप्रीम लीडर से लेकर निचले सतह तक जो काम करने वाले लोग थे वो मारे गए। सलाह असदी, ये इंटेलिजेंस चीफ थे, परसों इंटेलिजेंस मंत्रालय संभालने वाले, खुफिया मंत्रालय संभालने वाले, खालिद की मौत हुई। और सलाह असदी जो इंटेलिजेंस चीफ थे, इससे पहले मारे गए। नेक्स्ट ट्रेड दिखाइएगा। ये वो बड़े चेहरे दोबारा से जल्दी से दिखाइएगा। सलाह असदी के अलावा अब तक जिन लोगों की मौत हुई 28 तारीख से अब तक, अब्दुल रहीम मोस्टली, चीफ ऑफ स्टाफ आर्म्ड फोर्स, लोग याद रखिएगा, इन्होंने जिम्मेदारी कासिम सुलेमानी की मौत के बाद संभाली थी। कई बार इन पर हमला हो चुका था,
अमेरिकन इंटेलिजेंस या फिर मोसाद के एजेंट्स इनको निशाना बनाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अभी तक बचते नजर आए थे। अजीज नासिर ज़ादिक, रक्षा मंत्री जो थोड़ी देर पहले बताया, ये बड़ा नाम थे, डिफेंस मिनिस्टर, और पहले ही हमले में इनकी जान चली गई थी। अब्दुल रहीम मुस्लिम जो सशस्त्र बलों के चीफ ऑफ स्टाफ थे, जिन्होंने शुरुआत में कहा कि इन्होंने जिम्मेदारी संभाली थी कासिम सुलेमानी के जाने के बाद। सुप्रीम लीडर सैयद आयतुल्लाह अली खamenei इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन जो लोग सत्ता पक्ष के खिलाफ भी नजर आते थे, इनकी मौत के बाद ईरान की सरकार के समर्थन में भी खड़े हुए और उसके बाद जवाबी हमले तेज भी हुए। फिर ये बड़ा चेहरा सैयद अली लारिजानी, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद प्रमुख, सिक्योरिटी काउंसिल जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल कहलाती है, उसके चीफ थे। परसों होने वाले हमले में इनकी जान चली, अपनी बेटी के घर ही मौजूद थे। इसके अलावा अली शामखानी, वरिष्ठ सुरक्षा सलाहकार, अली लारिजानी भी जब मारे गए तो उन्हीं के आसपास इनकी भी मौत हुई। और अली लारिजानी के बारे में बताया जाता है स्ट्रेटेजिक मौत थी। वो जहां जहां जाते थे वो ये भी अंदाजा लगाते थे, बहुत तेज दिमाग उनका था, कि कौन व्यक्ति उनको करीब से देख रहा है, और ये पता लगाते थे, बाद में रिपोर्ट तैयार करते थे कि इतने गद्दार इस जगह है, मैं यहां पर गया, मेरी जानकारी दी गई और मुझ पर हमला हुआ। तो वो शहादत के लिए पहले से तैयार थे, लेकिन कहां पर कौन व्यक्ति देश के खिलाफ काम कर रहा है ये भी वो पता लगा रहे थे। फिर मोहम्मद फाखूर जैसे बड़े नेता, ये टॉप लीडरशिप थी जो 28 फरवरी से अब तक इन हमलों में जा चुकी है, मारे जा चुके हैं, लेकिन सेकंड इन कमांड भी साथ में तैयार थे। 31 सूबों के अंदर 31 कमांडर अपनी अपनी क्षमताओं के अनुसार लड़ रहे हैं और वेस्टर्न वर्ल्ड की नाक में इस समय दम करके रखा है। महायुद्ध पर चर्चा जारी रहेगी। इस बीच बड़ी खबर आ रही है कि तेहरान में ईरानी ठिकानों पर हमले किए गए। आईडीएफ की तरफ से हरमुज खोलने के लिए अमेरिका की तरफ से हवाई हमले शुरू किए गए हैं। ईरान के कुछ बड़े ठिकानों को निशाना बनाया जा रहा है। अब नुकसान कितना हुआ इसकी आधिकारिक पुष्टि होना बाकी है, लेकिन स्ट्रेट ऑफ हरमुज बंद होने का मतलब है कि दुनिया भर के अंदर अमेरिका समेत कई देशों को तेल और गैस संकट का अंदाजा होने लगा, जो अब तक कह रहे थे कि हम इसको कंट्रोल करके पूरी तरीके से ओपन कर देंगे, लेकिन बाकी देशों से मदद मांगने और मदद न मिलने के बाद अब खुद से ही उस इलाके पर हमले शुरू कर दिए गए, जो पूरी तरीके से कंट्रोल में इस समय IRGC थी। हमें छोटे से ब्रेक था हमारे साथ। बिजली सिर्फ रोशनी नहीं, सफर है अंधेरे से उजाले का। हौसला है किसानों का, भरोसा है मेहनत कशों का, उम्मीद है, सुकून है, जिस पर अधिकार है पंजाब के हर वासी का। इसीलिए पंजाब सरकार ने 600 यूनिट तक बिजली मुफ्त देने का फैसला किया। नतीजा 90% घरों को मुफ्त बिजली मिली। सीएम योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश लगातार नए कीर्तिमान रच रहा है। यूपी की अर्थव्यवस्था पिछले 9 वर्षों में दोगुनी से अधिक होकर 30.25 लाख करोड़ से अधिक हो गई है, जो राज्य को भारत की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करती है। आजादी के बाद पहली बार यूपी के 62 लाख परिवार अपने स्वयं के पक्की आवास का सपना साकार कर रहे हैं। हम लोग उत्तर प्रदेश के अंदर प्रधानमंत्री आवास योजना और मुख्यमंत्री आवास योजना में 62 लाख महिलाओं को एक एक आवास उपलब्ध करवा चुके हैं। वहीं नीति आयोग की 2024 की रिपोर्ट में यूपी ने निर्यात के मामले में देश में चौथा स्थान हासिल किया है। बात करें बुनियादी ढांचे और उद्योग की, तो यूपी निरंतर आगे बढ़ रहा है। ये परिणाम बताते हैं कि विकसित उत्तर प्रदेश की विकसित भारत की सबसे मजबूत आधारशिला है।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत। मैं आसिफ रशीद आपके साथ। नवरात्रों की शुरुआत कल हुई थी, आज दूसरा दिन है और विशेष पूजा अर्चना का सिलसिला